गांव में क्या बतलाऊं, कितने खिलौने थे। स्वागत है हमारे बीच ऐसी ही युवा के हमारे मुख्य अतिथि भी युवा शक्ति के रूप में हमारे सदर विधायक माननीय श्री प्रदीप भूषण शरण सिंह जी हमारे बीच आ चुके हैं। बच्चों जोरदार। पूर्व सांसद पूर्व जिला विधायक जी की माता श्रीमती केतकी सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित। माता की आप लोग अपने विश्वास के साथ अपने अपने कार्यक्रम में प्रतिभाग किए हैं। की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। इसी क्रम में मैं अपने इस कार्यक्रम की संचालक विभिन्न ब्लॉकों से विभिन्न गांवों से आए हुए युवा जो पेंटिंग चित्रकला प्रतियोगिता, मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता, जिला युवा संवाद, भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अभी भाग लिए हैं। उन युवाओं का उनके उत्साह के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए आपको बधाई देता हूं कि हमारे युवा, अभी एक लड़का ने हम लोगों के बीच में एक कविता के माध्यम से अपनी बात को रखा, जो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भारत की गरिमा को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा आज शिखर पे युवा नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्रीय नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। उसमें भी एक लड़का ने वीर रस के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। कुछ मधुर पल, मधुरिम स्पंदन है यहाँ उपस्थित हर जन को अर्पित मेरा अभिनंदन है, अर्पित मेरा अभिनंदन है। आज नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से युवा शक्ति हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। हमारे युवा विधायक मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए सबसे पहले मैं अपने मुख्य अतिथि सदर विधायक जी, पूर्व सांसद माननीय केतकी सिंह जी, आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे बीच शास्त्री महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार पांडे जी भी उपस्थित हैं। आप सभी मैं आग्रह करती हूँ स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद लेकर आज अर्चना पटेल और अनम सिद्दीकी को आप यहाँ आए। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम माँ सरस्वती का आवाहन करके करते हैं, तो आइए हम माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं। श्वेता गुप्ता, अर्चना पटेल और अनम सिद्दीकी। So
मधुमासिनी सरस्वती, सरस्वती माँ सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, सरस्वती माँ सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती। हमारे मुख्य अतिथि और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता, कितना ये बड़ा सौभाग्य है। हर माँ ये चाहती है कि मेरा पुत्र बहुत आगे बढ़े। माँ से बढ़कर कोई भी शुभचिंतक आपका दुनिया में इतना बड़ा नहीं हो सकता है। और ये कितने सौभाग्य की बात है, हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि माँ और पुत्र दोनों हमारे बीच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में। सदर विधायक जी आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हैं और उनकी माता इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हैं। आज युवा पीढ़ी यहाँ से जो कुछ लेकर जाएगी, उससे उनके भविष्य का जो निर्माण होगा व्यक्तित्व का, वो आज के इस दिन को जरूर याद रखेंगे। बहुत आज शुभ दिन है कि हम माँ और बेटे को मुख्य अतिथि और अध्यक्षता के रूप में यहाँ पा रहे हैं। हमारे सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो छात्राएं प्रतिभाग कर रही हैं, आप सभी से मैं आग्रह करती हूँ, अतिथि देवो भव। और सम्मान की पहली कड़ी में मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि हमारी आगे की पंक्ति में हमारे मुख्य अतिथि और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय केतकी सिंह जी को बैच लगाकर उनका सम्मान करें। हमारी संस्कृति में अतिथि की श्री तरन सारस्वत जी का डिग्री कॉलेज गोंडा प्रोफेसर रविंद्र कुमार पांडे जी का भी बैच लगाकर स्वागत करती हुई, हमारे बच्चों आज हमारे जानकी शरण द्विवेदी जी बैठे हैं और बड़े हर्ष के साथ, गर्व के साथ मैं इस मंच से आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आपके पुत्र ने IAS की परीक्षा क्वालिफाई करके हमारे गोंडा जनपद को गौरवान्वित किया है। ऐसे मैं छात्राओं से आग्रह करती हूँ, डॉक्टर ममता शुक्ला जी को बैच लगाकर उनका स्वागत करें। मैं किरण पांडे जी जो नारी ज्ञान स्थली से हैं, उनका भी बैच लगाकर स्वागत करती हुई हमारी छात्राएं स्वागत करती हूँ। युवा शक्ति, विराट व्यक्तित्व के धनी हमारे माननीय सदर विधायक श्री प्रदीप भूषण शरण सिंह जी को बुके भेंट कर उनका स्वागत करें। बच्चों जोरदार तालियां बजाइए। स्वागत करें। इसी क्रम में मैं विनय सेवा करती हूँ कि अभिषेक तिवारी, जितेंद्र तिवारी जी को आप आए। बच्चों जोरदार तालियों से स्वागत की। वो कम होगा। स्वागत की अगली कड़ी में
प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ, आप आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय केतकी सिंह जी को आप सभी युवा हैं और आपके आज के मुख्य स्वागत करें। इस युवा उत्सव के कार्यक्रम में जो नेहरू युवा केंद्र द्वारा पूरे जिले में आयोजित किया जा रहा है, मैं तरंग सरस्वती जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। हमारे पैनल जो ज्यूरी हैं, आदरणीय द्विवेदी जी, डॉक्टर साहब, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सभी पत्रकार बंधु और हमारे साथ यहाँ पर 300 की संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और आज लगभग 6 कॉम्पिटिशन उन्होंने जो हिस्से लिए थे उसका आज हम लोग यहाँ पर रिजल्ट्स और वो सब भी अनाउंस करेंगे। मैं आप सब लोगों को, सभी नौजवान साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम से जरूर आपको कुछ ना कुछ मिले और आप कुछ ना कुछ हम लोग को देकर जाएं, कुछ हम लोग को भी देकर जाएं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। विश्व गगन में फिर से गूंजे वो भारत माँ की जय जय जय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। भारत का लक्ष्य 2047 का छोटा नहीं है। मैं भी 2-3 मिनट में इसी टॉपिक पर ही अगर बोलूंगा तो ये मुख्य अतिथि के भाषण के रूप में एक ठीक ठाक प्रेजेंटेशन है कि विश्व गगन में फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय, काल जयी हो चिंतन अपना। मतलब ऐसा चिंतन हो जो समय के हिसाब से बदलता भी रहे, समय को समझता भी रहे। काल जयी हो चिंतन अपना, चमके अपना शील विनय, हमारा माथा, हमारा झंडा, हमारा भारत का धरती ये चमकता रहे, ऐसे हम फैसले लेते रहे, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। मैं आप सब लोग को धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए और ऐसे जबरदस्त आयोजन करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। 2000 मुझे भी सूचना मिली, मैं उन सज्जन का धन्यवाद करता हूँ। और में विवेकानंद भी हैं, तो गांधी भी हैं, तो नेहरू भी हैं, सब कोई। आप लोग को जिनको लगता हो, कई लोग को लगता है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक बहुत बड़ा देश था, ये जानकारी बिल्कुल सही थी। 18वीं शताब्दी में भारत का योगदान दुनिया की जीडीपी में 38% था। अंग्रेजों के जाने के बाद ये 3% रह गया। आज हम भारत के नए नए साइंटिस्टों को, व्यापारियों को, राजनेताओं को धन्यवाद देते हैं कि आज ये पुनः इतनी मजबूती पे पहुंच गया है कि हम पे गुलामी करने वाला, हम पे शासन कर, जो 18वीं शताब्दी में हमको चूसना, अक्टूबर सितंबर के महीने में हमने उन साहबजादों को भी पिछाड़कर उनके ऊपर आकर बैठ के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। और वो दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है। तारीख नोट हो जानी चाहिए, तारीख है 2047। हम तारीख 2047 में क्या करने वाले हैं? तारीख को देखता हूं तो मैं विश्वास करता हूं कि दुनिया में लगभग 70% मानव की आबादी इन 2 क्षेत्र में रही है। भारत और चाइना की अगर आबादी को मिला दिया जाए तो लगभग 70% ह्यूमैनिटी, मानव इसी में रहा है। लगभग 1990 में भारत की इकोनॉमी चाइना के बराबर चल रही थी, पर हमारे देश ने कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाई पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा, और उसी में चाइना की सरकार द्वारा एक खुली सोच का नजारा देखा गया, जिससे वो विश्व की फैक्ट्री बन गया। और भारत आज इतनी मुसीबत, कभी दूध के नाम पर, कभी कृषि के नाम पर औद्योगिक क्रांति का पोटेंशियल आज तक भारत को रियलाइज नहीं कराया गया। आज पूरी दुनिया में ये जानना चाहिए, हमारे बच्चों को जानना चाहिए कि आज से 12,000 साल पहले हम हंटर और गैदरर थे। 12,000 साल पहले जो मनुष्य थे वो शिकार करते थे, खेती करते थे, और 12,000 से लेकर आज तक 18वीं शताब्दी तक 1760 में जाकर उद्योग क्रांति की शुरुआत हुई। तब जाके अच्छे मेडिसिन बनने लगे, दवाइयां के साथ साथ गाड़ियां बनने लगी, घड़ियां बनने लगी, रेल कारखाने बनने लगे, स्टीम इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक इंजन की शुरुआत होने लग गई। पूरे मानवता ने क्रांति करने लग गए। और आज 18वीं शताब्दी के उस सहज सफर के बाद आज लगभग 21वीं सदी में हम डिजिटल क्रांति की शुरुआत देख रहे हैं। आप सबके हाथ में मोबाइल,
आप सबके हाथ में काम भले ना हो, जुड़ा कोई धंधा ना हो, पर डिजिटल क्रांति से जुड़ा सामान आपके पास है, ये दिखाता है, ये एक प्रेरणा देता है। हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार डिजिटल क्रांति के लिए लोगों को लैपटॉप दे रही है, मोबाइल दे रही है, टैबलेट दे रही है। ये एक प्रतीकात्मक कि हम डिजिटल क्रांति से अपने देश के लोगों को कितना कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि समय पर फैसले नहीं लिए गए हैं जिससे मार्केट मेरा कॉम्पिटिटिव हो सके। आज एक समय था हमारे यहाँ न मिसाइल बनती थी, न सुई बनती थी। आज हमारे यहाँ भारत में तमाम चीजों का निर्माण हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज का निर्माण अगर भारत को करना है तो अपनी 130 करोड़ की जो जनता है, इनको कॉम्पिटिटिव बनाना है। हमारे यहाँ दूध दही का काम बहुत लोग करते हैं, पर इसको प्रोसेस करके मार्केट में बेचने के लिए कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं है। गेहूं चावल बहुत लोग उगाते हैं। कोई पूछे कितने लोग किसान हैं, तो क्या भारत की 41% आबादी किसान है। भारत के कितने परसेंट लोग इस पे आश्रित हैं, तो लगभग भारत के 68% से ज्यादा लोग इन 41% के लोग के ऊपर आश्रित हैं। पर भारत में कृषि से पैसे कितने आते हैं मेरे दोस्तों? भारत में से ऊपर लोग कृषि पे आश्रित हैं और 41% लोग। तो हमको ये नई तकनीकों को लाकर अपने कृषि को भी कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। और हमारी सरकार ने ये लक्ष्य लिया है। हमारी सरकार ने गति शक्ति प्रोजेक्ट दिया है। हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को जोर देने के लिए, कृषि को जोर देने के लिए, बिजली का पावर को, ये वैकल्पिक ऊर्जा पे जोर देने के लिए बहुत सारे टारगेट बनाए। मेरा ये मानना है कि बहुत लोग मेरी ही तरह सोचते थे पहले, अभी भी सोचते होंगे, कि जो विदेशों में हमारे दिमाग के लोग गए, आपने देखा होगा कि ब्रिटिश में, अमेरिका में, कनाडा में भारत के बहुत सारे लड़के लड़कियां चले गए और वहां पर अच्छा कर रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए कि 20 साल पहले या 30 साल पहले या 40 साल पहले जो भारत को छोड़कर विदेशों में जाकर बसे थे, आज वो भारतीय वहां पर इतने मजबूत हो गए कि अमेरिका का अगर केवल तुलना किया जाए तो वहां पर सबसे बड़ी शक्तिशाली कम्युनिटी भारत बनी है पैसे के मामले में। तो ये भी एक उदाहरण है कि जब हमारा देश का लड़का लड़की, जब पूरे मार्केट में कंपटीशन, लोगों ने इस चीते को बहुत तरीके से व्याख्यान किया। मैं कहता हूं हम सब चीता, हम सब खुले में रहने के आदी हैं। हमें मार्केट बंद नहीं करनी चाहिए, हमें खुले मार्केट में देखना चाहिए। हमारे आप सबके यहाँ सेब केला आता है, उस सेब की क्वालिटी, आप इधर देखिए, सब लोग शांत रहिए। आप सबके गार्जियन जो कल बीमार हो जाते होंगे तो सेब खाते होंगे, है ना? हमारे यहाँ गोंडा में जो सेब मिलता है उसका डिफरेंस है कि नहीं लखनऊ और दिल्ली के सेब से? बताइए, है कि नहीं? दिल्ली में इसलिए अच्छा है क्योंकि वहां कंपटीशन है, और यहाँ पर जैसा चाहे कोकोनट लेके आ जाए, जैसा चाहे केला लेके आ जाए, जैसा चाहे सेब लेके आ गए, क्योंकि गोंडा का मार्केट कंस्ट्रिक्टेड मार्केट है, बंद मार्केट है। यहाँ पर कुछ लोगों की मोनोपोली हो जाती है और हम सेब, केला, अंजीर जो भी पाते हैं वो थर्ड क्वालिटी का पाते हैं। यही एक डिफरेंस है मार्केट खोलने में। और भविष्य में हमारी सरकार मार्केट को और खोलना चाहती है। आपने देखा होगा कि आपकी सरकार यूनाइटेड किंगडम के साथ सौदा करना चाहती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है। हम धीरे धीरे एग्रीमेंट भी जो कर रहे हैं उसमें भी हमने ये शर्त रखी कि भले ही हम आपका माल और अपना माल आपके यहाँ ले जाके बेचें, पर शर्त यह है कि भारत के पढ़ने वाले बच्चों को आप वीजा पिछली बार से ज्यादा नंबर में देंगे, क्योंकि आप यहाँ की शिक्षा का स्तर अच्छा है। और शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए भारत में नई नीति आयोग ने एक शिक्षा आयोग का गठन किया, जो बहुत अच्छे से शिक्षा आयोग में सुधार करा और जो बहुत अच्छे से केंद्रीय शिक्षा नीति लाकर हमारे यहाँ बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उस एजुकेशन को और कॉम्पिटिटिव बना रही है और कॉम्पिटिटिव बनाना चाहती है। मैं जानता हूं कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं, पर विश्वास रखिए, इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, हर निस दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नलनाथ बनता कल वही। आज हम अनाथ हैं, कल हम नलनाथ बनेंगे। इतिहास कहता है और इतिहास दोहराया जाता है। जैसा पहले होता है वैसा ही फिर होता है। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें अच्छे लीडर्स मिले हैं। हमारी जो नौजवानों की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे यंग पॉपुलेशन है। इनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए सरकार, सोसाइटी, इनके पेरेंट्स
और इनके संस्थान स्कूल कैसे आगे दिमाग लगाकर इनको और कॉम्पिटिटिव बना सके। ये कॉम्पिटिटिव एनिमल धीरे धीरे कर कर अपना दायरा फैलाता जा रहा है। बहुत सारे सेक्टरों में हमारे शहर बहुत बड़े होते जा रहे हैं। हम लोग अच्छा फंड जनरेट करने लग गए हैं, पर अभी भी गोंडा जैसे शहरों में अभी भी ये इकोनॉमी सुधार पर आने को अभी थोड़ा सा देरी हो रही है। पर 2047 तक हम इस टारगेट को बिना भेदभाव के और सब लोगों के साथ कैसे पूरा करें, इसी का डिस्कशन आज ये 2047 का टारगेट था। हम पीछे भी किए थे, हम आगे भी करेंगे, हम सही रास्ते पर चलें। मैं अपने इस मंच के माध्यम से अपने सरकार में बैठे लोग उनको और उस सरकार के साथ जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स हैं, मैं उनसे भी, पता नहीं मेरा मैसेज उन तक कभी पहुंचे या ना पहुंचे, पर मैं निवेदन करता हूं कि भारत की इकोनॉमी को समझदारी से, सूझबूझ से नाप तोल के खोला जाए। जैसे यूरोप की इकोनॉमी को झटके से खोला गया, बहुत सारा टूरिज्म आ गया, बहुत सारा उद्योग आ गया, पर आज की डेट में उनके पास गैस चलाने को नहीं है, लकड़ी काट कर ठंडी का जुगाड़ कर रहे हैं। ये इस तरह इकोनॉमी नहीं खोलनी है, हमें इस तरह भी नहीं खोलनी है जिस तरह चाइना ने मौका परस्ती की और पॉल्यूशन और दुनिया भर का नियम कानून लगाकर अपने ही आबादी पर शोषण करके अपने आप को एक गुलामी के रूप में, फैक्ट्री के रूप में पूरी की पूरी आबादी को, लगभग 130 करोड़ की आबादी को हम ऐसी एजुकेशन और ऐसा एक्सपोजर दें कि वो समझदारी से हम अपनी इकोनॉमी खोल सके। इकोनॉमी खोलने में हमेशा जो बुराई होती है कि हमारे यहाँ का लोकल सेक्टर क्रैश हो जाएगा, पर ऐसा इतिहास गवाह है कि वियतनाम में जब आज से कुछ साल पहले जब